Hello bachcho, here educator Grijesh sir is here with you to discuss a very important chapter of physics which carries 3 to 4 marks in a state PCS examination in general science category. So, today the topic to be discussed is what is optics? Optics hai kya? Then we will move forward to the phenomenon of optics in which we are going to deal about reflection. Reflection क्या है? Refraction क्या है? Interference of light क्या है? Diffraction of light क्या है? And very important, dispersion of light क्या है? And some important questions which are being asked and which has already been asked in previous examination. कुछ ऐसे सवाल करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ाई आज की है वो प्रीवियस ईयर सवाल के बेस्ड पे भी रहेगी और ऐसे आने वाले सवालों की संभावनाएं भी रहेंगी. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. तो एक बात हम यहां बताते हैं, अ स्टडी ऑफ लाइट, सिंपल सी भाषा, लाइट की स्टडी. नाउ फोकस ऑन दिस, अ स्टडी ऑफ लाइट. तो ये कौन सी लाइट की बात करती है? आज आप लोग को ये भी पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितनी सारी वेराइटीज हैं वेव्स की. उसमें उस वेराइटीज में से एक होती है विजिबल लाइट. ये विजिबल लाइट कौन सी लाइट की बात हो रही है? Which type of light we are talking here? The light, the bulb which is glowing in our room, the sunlight, जो लाइट हम देखते हैं, that is the visible light. ये हम लोग विजिबल लाइट की बात करते हैं. ऐसे ऐसे और कौन से वेव्स हैं जिनमें से हम लोगों ने एक विजिबल लाइट की क्राइटेरिया को पिक किया है? तो नाउ वी विल लुक एट कि ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो जिसमें क्या है हमारा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज. अब यहां पर देखिए विजिबल रेंज ये है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम. ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से हमारा जो विजिबल रेंज है वो ये रहा. तो इसका रेंज क्या होता है? 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर. ये हमारा रेंज होता है विजिबल लाइट का. इस विजिबल लाइट की रेंज का स्टडी हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स में. यानी हियर अगर ऑफ अ स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट है तो कौन सी लाइट की स्टडी है? तो विजिबल रेंज की लाइट की स्टडी है. यानी जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज, एक बात समझने को आएगी यहां पर, हम एक बात आपको समझाते हैं, दैट इज कि लुक एट हियर फ्रीक्वेंसी. यहां पर एक इक्वेशन है हमारे पास कि वेवलेंथ जो होता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं जो कि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है और ये फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट न्यू होता है जो कि क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो देखो बच्चों, इसका यहां पर फ्रीक्वेंसी देखो, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है. धीरे 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 क्या हो रही है? लेट मी चेंज द कलर और तुमको हम विजिबल कराते हैं. देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है. तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज इज मैक्सिमम. क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेज की होती है. और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है. तो इस इक्वेशन पे आप आओ. इस इक्वेशन पे आने से एक बात समझ में आती है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा है? वो इनवर्स रिलेशन है. इट मींस कि जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम होगा.
यानी मिनिमम होगा किसका, वेवलेंथ की, गामा रेज की वेवलेंथ जो होगी सबसे मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। हमने इस इक्वेशन को आप लोगों को इसलिए पढ़ाया क्योंकि रिसेंट एग्जामिनेशन में रिलेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन द लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। हम लोग जैसे पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस का हम लोग करंट का, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का एक रिलेशन होता है, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देयर इज अ V इज इक्वल टू आई आर, यानी या आर जो है हमारा रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट होता है। तो इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन आ चुका है इस एग्जामिनेशन में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस दैट ऐसे अगर लाइट चैप्टर से कुछ अगर क्वेश्चंस उठे तो हो सकता है इस तरह से रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। सो वी हैव टू कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन आवर माइंड। हम लोग को इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना होगा। Now, moving forward to the slide, that we are going to discuss optics, the optics which has two branches. Basically हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको two branches में, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि optics is divided into ray optics and wave optics. वे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में बच्चे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अब in the higher classes, in the 12th and in the graduation and the master, we have learned that light has dual nature. डुअल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट इन दिस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग को बस जानना है कि व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। हम लोग को नहीं जाना उतनी ज्यादा कठिनाइयों में, हम लोग डुअल नेचर में नहीं जाएंगे। इफ वी गो इन अ फर्दर, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल्स को हम लोग इसमें लाते हैं। उसके बाद बहुत सारी हम लोग को वो हायर क्लासेस में वो ग्रेजुएशन की फिजिक्स है। सो हम लोग कीपिंग सिंपल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन अ प्रीवियस एग्जामिनेशन, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये मेजर पोर्शन है जो कि 10th लेवल, 8 to 10th लेवल की फिजिक्स है, जो हम लोग की जनरल साइंस की जानकारी जो एग्जामिनेशन पूछती है उस लेवल की हम लोग रखेंगे। नाउ बच्चों, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छे से देखेंगे इन अ वाइडर वे। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जाम का इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग को क्या करना है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन, बस इतना समझ लेना है कि ये होते क्या हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल गो टू द दिस टॉपिक, और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करेंगे, और अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट कैसे होता है, कहीं क्यों सूर्य जल्दी उगती है, कहीं क्यों सूर्य जल्दी ढल जाती है। दिस ऑल आर द फेनोमेना रिलेटेड टू द लाइट चैप्टर ओनली। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन। नाउ बच्चों, इंटरफेरेंस है क्या, वर्ड को पकड़ना बच्चा। इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, यहां पे आते हैं इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब बीच में रोक टोक करना, बीच में घुसना। उसी वर्ड को पकड़ करके हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। एक ये हमारा वेव है y1, मान लेते हैं कुछ भी नाम है, अल्फा बीटा गामा y1 y2 जो मन है मान लो। ये हमारा y2 है। ये रे देखिए, ये रे का मूवमेंट है क्रिस्टल ट्रफ के फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि वेव ऐसे ही मूव करते हैं, ये मूवमेंट हो रही है। ये y1 रे की मूवमेंट, ये देखिए, ये रहा y1 रे की मूवमेंट। और हम
दूसरे कलर में y2 वेव की मूवमेंट को हम दिखा रहे हैं। ये रहा y2 वेव की मूवमेंट। ये दोनों वेव क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। These two rays are सुपर इम्पोजिंग टू ईच अदर। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। ये होता है बच्चा सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। ये क्या हो रहे हैं? दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। रेज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। देखना, y1 इंटरफेयर कर रहा है y2 में, y2 इंटरफेयर कर रहा है y1 में, इसीलिए तो बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो when two or more rays superimpose each other, then a new resultant wave form। ये क्या है बाबू? रिजल्टेंट वेव है। रिजल्टेंट वेव फॉर्म, ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म होता है। तो ये देखिए फिगर, बिफोर इंटरफेरेंस, यहां पर इंटरफेरेंस कंप्लीट हुआ, उसके बाद से ये जो वेव बना है ये आपका न्यू रिजल्टेंट वेव है। अब ये तो बात हो गई। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? आप लोग के लिए ये तो आप समझ गए, बट एग्जामिनी जो है सवाल कैसा पूछेगा? देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि क्या y1 रे और y1 और y2 रेज का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है या अलग अलग होता है? तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसको यही कंसेप्ट है। ये टॉपिक फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाने का मतलब क्या है? इससे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द वेव, नहीं पूछ रहा। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द वेव नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सॉल्यूशन। आपको बस जानकारी रखना है कि इस टॉपिक में अगर ऐसा ऐसा होता है, सुपर इंपोजिशन ऑफ रेज होते हैं, तो क्या वेवलेंथ, तीन वर्ड हम आपको लिखते हैं बाबू, वेवलेंथ। आई अज्यूम आपको ये सब पता होगा, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ये आप लोग जानते हो। एम्पलीट्यूड, और थर्ड वन इज फेज। तीन बात आप लोग याद रखेंगे कि क्या y1 का एम्पलीट्यूड, क्या y1 का फेज या वेवलेंथ, या सेम है क्या y2 के वेवलेंथ से, एम्पलीट्यूड और फेज से। इट मींस कि y1 का फेज जो होगा y2 के बराबर होगा, और इस सब यही होगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि दोनों रेज जो होंगे सेम वेवलेंथ के होंगे, सेम एम्पलीट्यूड के होंगे, सेम फेज के होंगे, सेम गोतिया भाई है इन लोग, तब जाकर एक रिजल्टेंट वेव बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रे जो है महाराष्ट्र का था, ये रे पंजाब का था, नहीं, ये दोनों रे बिहार के थे, ये दोनों रेज एक ही कास्ट के थे, ये दोनों रेज एक ही जेंडर के थे, तब जाकर के रिजल्टेंट वेव बना। इस बात को समझिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एक महाराष्ट्र का हो, ये एक पंजाब का हो, आकर के एक रिजल्टेंट वेव बना देगा, नहीं। ऐसे समझिए कि y1 भी बिहार से है, y2 भी बिहार से है, ये भी सेम कास्ट के हैं, ये भी सेम कास्ट के हैं, और ये भी मेल या फीमेल है, ये भी मेल या फीमेल है, तब जाकर के रिजल्टेंट वेव बनेगा। यानी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फेज मस्ट बी सेम ऑफ बोथ द वेव्स, बोथ द वेव्स, दोनों वेव्स की ये तीनों क्राइटेरिया सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, इवन दो अगर बोले तो फ्रीक्वेंसी भी न्यू, जो हमने आप लोगों को बताया कि न्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, हम लोग दर्शाते हैं इससे, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, क्योंकि हमने आपको दो कंसेप्ट बताया था कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों हम लोग क्या करेंगे? हल्के हल्के ऊपर ऊपर से करेंगे, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो बात आपको हमने पढ़ाया बच्चा, ये हमने पढ़ाया क्योंकि ये एक स्टेट पीसीएस में पूछ रखा है, इसलिए हमें लगा कि इन आर स्टेट पीसीएस माइट बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है, और इसलिए हमने आपको पढ़ाया डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ऑन दिस पिक्चर।
इस पिक्चर पे देखिए आप लोग, लुक एट, देख लिया आप लोगों ने दो इस पिक्चर की कहानी। एक देखिए ये टॉर्च, ये टॉर्च है, ये टॉर्च, ये टॉर्च है, और इधर से ये टॉर्च ही है। ये टॉर्च जो है क्या कर रहा है, एक ये हमारा वॉल है, ये वॉल है हमारा, ये हमारा क्या है, ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, लकड़ी की टुकड़ा है। दिस इज ऑल्सो वुडन ब्लॉक। अच्छा डिफरेंस समझना, ये जो टॉर्च जो यहां से फिगर 1 फिगर 2 हमने ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया है। अब बात को समझिए, होना क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है डिफ्रैक्शन का। हम आपको लिटरल डिफिनीशन भी बता देंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझो आप। ये क्या है बाबू, ये टॉर्च, ये वुडन ब्लॉक और ये वॉल। क्या हो रहा है, अगर इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, एक टॉर्च है, एक वॉल है, तो उसका शैडो बनता है। एक टॉर्च और एक ब्लॉक, कोई लकड़ी का टुकड़ा, पेन पे पेपर कुछ भी रखो आप, उसका शैडो वॉल पे बनता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। सेकंड फिगर में आइए, पार्ट 2 में क्या हो रहा है बच्चा, कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसके एजेस को आप देखिए, यानी इसके किनारा को आप देखिए। लेट मी मेक यू क्लियर, इसके एजेस को आप देखिए कितने शार्प हैं, नोकीला है तो ये खैर ब्लंट है, ये इस तरह का बॉक्स है, ये शार्प एजेस नहीं है, इसमें क्या है, शार्प एजेस हैं, आप ध्यान से देखें, दीज आर द शार्प एजेस। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट रेज क्रॉस कर जा रहे हैं। ये देखिए इसका शैडो बन नहीं रहा है, इसका यहां पे शैडो नहीं बन रहा है, यहां पर लाइट क्रॉस कर गई। तो कंसेप्ट तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था। इफ आई हैव समथिंग टू शो यू, ये देखिए, ये इसके एजेज जो है शार्प नहीं है, और इसके एजेज शार्प हैं। आई हैव नथिंग टू शो यू शार्प एजेज जैसा ऑब्जेक्ट को यहां, तो यहां पर क्या था कि शैडो बना, बट यहां पर शैडो नहीं बना, लाइट क्रॉस हो गए। तो एक बात तो समझ में आ रहा होना चाहिए आप लोग को कि सारा खेल क्या है, एजेस पे है, ये किनारा पे है ये। तो यानी अगर एजेज के साथ कुछ छेड़खानियां हुई है, जिसके वजह से लाइट यहां पर क्रॉस नहीं कर पा रहा है और यहां पे कर जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। किसको बोलते हैं, कि बेंडिंग ऑफ लाइट। ध्यान से सुनना बाबू, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज हमने इंग्लिश की रखी है, कोई टफ लैंग्वेज नहीं। एक बार हम यहां पर थोड़ा सा ले लेते हैं डिफिनीशंस के लिए, देखिए बताते हैं आपको कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स, अराउंड कॉर्नर्स यानी कॉर्नर्स से टकराने के बाद जो लाइट चली जाएंगी, वही फिनोमेना बोलता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये चीज हमें नहीं लगता, बट आपको बता देना चाहिए होता किस प्रिंसिपल के थ्रू है, तो हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन्स प्रिंसिपल के थ्रू ये होता है। उनका एक कंसेप्ट है कि कोई भी लाइट जो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में होता है। अगर हम आपको समझाएं तो उनका कहने का मतलब होता है बाबू कि कोई भी जो लाइट होता है, ये अगर हम लाइट यहां से टॉर्च से अगर हम बर्न कर रहे हैं, लाइट ऑन किया है, तो स्फेरिकल फ्रंट के फॉर्म में होता है। हाइजेंस साहब का ये कहना कि स्फेरिकल फ्रंट के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही ये लाइट, ये वुडन, ये शार्प कॉर्नर है, ये शार्प कॉर्नर से टकराता है, तो टकराने के बाद ये एक न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेता है, जो कि यहां पर वॉल पे शैडो नहीं, लाइट बनता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से होता है, ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। हो सकता है यह सवाल पूछा जा सके कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या वजह है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का।
तो हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ही अज्यूम दैट कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ स्फेरिकल फ्रंट। लाइट जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में है। यहां पे हम लिख देते हैं, आप लोग को ध्यान रहे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इन्होंने वर्ड यूज किया वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में है। जैसे ही ये स्फेरिकल वेव फ्रंट किसी कॉर्नर से टकराता है तब वो न्यू वेव फ्रंट जनरेट कर देता है। तो ये भी स्फेरिकल है, तो ये भी घूमना शुरू करता है, ये भी घूमना शुरू करता है, ये भी घूमना शुरू करता है। तो यहां पर शैडो ना बल्कि लाइट इल्यूमिनेट होता है। देयर इज इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, यहां पर लाइट इल्यूमिनेट होगा, यहां पे लाइट जलेंगे। तो ये कंसेप्ट था डिफ्रैक्शन के पीछे। बात समझ में आ गया आप लोग को? नाउ हम लोग आते हैं बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। यहां से एक और शैडो, एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो बनता कैसे है, शैडो बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये बात आपको बता देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं शैडो बनने के लिए सबसे पहला जरूरत क्या है, ये बेसिक नॉर्मल सी बात है बट आप लोग को जानना चाहिए। शैडो बनने के लिए फर्स्ट थिंग प्राइमरी, भाई मेन बात क्या है, पहला बात क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव लाइट, लाइट का सोर्स हो। अब अनहरिया में जाकर शैडो खोजोगे नहीं, अंधेरा है वहां जाकर खड़े हैं, लाइट है ही नहीं, तो शैडो कहां से बनेगा? तो मस्ट हैव लाइट, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट में लाइट। सेकंड में किसका शैडो, किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सेकंड में होना चाहिए। शैडो तो बनना चाहिए ना, अब आसमान में शैडो तो नहीं दिखता, लाइट है फिर भी, क्योंकि वहां बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रेनबो वनबो भूल जाओ, वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोग पढ़ेंगे, डिस्पर्सन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। थर्ड पोर्शन, थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, थर्ड इंपॉर्टेंट है सरफेस। सरफेस बनाइबा कहां, ये इंपॉर्टेंट है, कहां बनेगा। थर्ड बात, कुछ तो होना चाहिए, प्लेन सरफेस हो। आसमान में भी शैडो बना रहे, लाइट है, बीच में पक्षी उड़ती है तो उसका सर, ये पक्षी है उड़ रही है, आसमान है ये हमारा, ये पक्षी है, तो इसका शैडो कहां बनता है, जमीन पे। तो तीन चीज है ना, ये आपका लाइट का सोर्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एंड द सरफेस। तो ये शैडो बनने का क्राइटेरिया होता है, ये शैडो का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब देखते हैं बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसको भी आई लिखो एकदम, जैसे 10th क्लास में हम लोग लिखते थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक से बहुत सवाल आते हैं। लाइट का भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये सब आप लोग को बात समझ में आएगा। ध्यान से एक एक वर्ड को, बहुत इजी लैंग्वेज, एनसीईआरटी का हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों के लिए रखा है। सो इट मस्ट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर माई स्टूडेंट, बिकॉज वी मस्ट हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच इंग्लिश, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इफ वी गो थ्रू सच जनरल इंग्लिश वी हैव एबिलिटी, हम लोग को बोलने के अंदर क्षमता होता है, कहीं भी बोल सकते हैं, थोड़ा झिझक नहीं होती है, थोड़ा सा जानकारी। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हिंदी में नहीं 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 होना चाहिए, बट थोड़ा सा होना चाहिए। हमने इतना टफ भी नहीं रखा है कि समझ में नहीं आए, जो हिंदी माध्यम छात्र हैं हमारे उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही सरल इंग्लिश रखा है जो कि एक लेमैन लैंग्वेज है। देखिए ध्यान से, लाइट ट्रेवल्स, दिखना चाहिए आप लोग को, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम और अ वैक्यूम। लाइट हमेशा, ये कीवर्ड कंसेप्ट नहीं पकड़ना है बाबू, स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, कोई माध्यम में भी, और वैक्यूम, किसी माध्यम में भी लाइट चलेंगे, यानी एक लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम भी जरूरी है, किसी भी माध्यम में और वैक्यूम में भी। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ये एकदम से 10th वाली कंसेप्ट है बच्चे, 10th क्लास में जो एनसीईआरटी पढ़ा था हम लोगों ने, उसी का कंसेप्ट है। क्या है बाबू? ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस, कब की बात हो रही है? जब मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम चेंज होने का मतलब, पहली बात तो यहां पर क्लियर कर लेते हैं, लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे फेंकोगे ना तो सीधा लाइट जाएगा, सीधा एकदम। और
इन अ मीडियम और अ वैक्यूम, वैक्यूम में भी चल सकता है लाइट, ठीक है, जिसका स्पीड मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली द मीडियम चेंजेस। इस बात को समझिए। एक तो पहला बात हमने बताया बच्चा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सीधा एकदम ऐसे, ठीक है, और वो एक मीडियम में चलेगा, और उसका पाथ चेंज हो सकता है कब, जब मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम है क्या सर, यहां पर आप बता दीजिए व्हाट इज मीडियम। तो मीडियम ले लो, एयर, वैक्यूम, वाटर, किसी का मन होता है तेल उल में भी चला देता है, केरोसिन और सरसों का तेल, सब, दारू शराब, किसी में भी, ये सब क्या है, ये सब मीडियम है। तो ये सब मीडियम है। तो एक लाइट अगर एयर में थी, उसको वाटर में भेज दिया, तो मीडियम ना बदल गया, बदल गया। एक लाइट केरोसिन में था, उसको किसमें भेज दिया हम लोगों ने, मिल्क में भेज दिया, मीडियम बदल गया। थोड़ा अब बोलेगा बच्चा सर ये भी तो वाटर है, ये भी वाटर है, एयर से वाटर में तो समझ में आता है कि मीडियम बदल गया, लेकिन आप बोल रहे हैं वाटर से मिल्क में चला गया, तो यहां भी मीडियम बदल जाएगा। हाँ, मीडियम बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कुछ और है, मीडियम का डेंसिटी कुछ और है। तो मीडियम इज डिफाइंड ओनली अपॉन डेंसिटी, बात को ध्यान रखना है। मीडियम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी में। अगर एयर से वाटर में आया, तो अरे भैया आप ना जानते हैं एयर और वाटर है, लेकिन साइंस कैसे मानता है कि एयर एक वाटर है, क्योंकि इसका डेंसिटी कुछ और है, इसका डेंसिटी कुछ और है। तो साइंस के लिए मीडियम इज डिफाइंड अपॉन डेंसिटीज। एयर का डेंसिटी कम है, वाटर का ज्यादा है, और वाटर से ग्लास में जाएगा। हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक, इसीलिए हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये सब बातें जो है हम लोग रिफ्रैक्शन में करेंगे डिटेल में। हाँ चलिए एक बार फिर से आते हैं हम आप लोग को क्लियर करते हुए कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट काउंट करते चलना है, जने तने छुआ जाता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, क्लियर, और अ वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में भी होगा, शून्य जहां कुछ नहीं, एयर भी निकाल लिया वहां से, उसको वैक्यूम बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। इस कमरा है, इसको वैक्यूम कब बोलेंगे, इस कमरे को जब यहां का एक एक एयर निकाल लें वैक्यूम प्रेशर से, यहां पर हवा भी ना हो, तब इसको लाइट बंद कर दो, हवा निकाल दो, यहां पर वैक्यूम बोलते हैं, तो वहां भी लाइट चलता है। द लाइट ऑफ पाथ चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस। ये बात समझ में आया आपको कि मीडियम चेंज करेंगे तो पाथ ऑफ लाइट चेंज होगा। कैसे होगा हम लोग उसको देखेंगे बाबू रिफ्रैक्शन में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखो इसको ग्रीन मार्क करके रखे हैं हम, यानी कुछ ये अलग होगा, तभी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी सीधा। अब यही वजह बनता है, एक क्वेश्चन आ चुका है स्टेट पीसीएस में, शायद एमपी में आया था कि व्हाट गिवन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो का फॉर्मेशन बनने का वजह क्या है, तो यही ऑप्शन होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट भाई सीधा चलेगा तभी ना शैडो बनेगा। जैसे कि हमने कंसेप्ट आपको शैडो का पढ़ाया था कि लाइट है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर सरफेस है, तो लाइट और ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कब शैडो बनेगा, जब राइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा लाइट का। लाइट जब सीधा चलेगा, यानी ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वी ऑब्जर्व शैडो। बनता कैसे है आपको बता दिए, वजह हम इसलिए रोक के वहां रखे थे क्योंकि हमको पता था कि स्लाइड हम बनाए, तो हमको पता था कि ये बात वहां हम बताएंगे। तो शैडो इज फॉर्मेशन ड्यू टू रेक्टिलिनियर ये एक प्रॉपर्टी है शैडो का, ना कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से शैडो बनता है। शैडो बनने का प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके पाथ में जो भी आएंगे वो शैडो बनेंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, रे, और एंड द बंडल ऑफ सच रे कॉन्स्टिट्यूट्स अ बीम ऑफ लाइट। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि हम बार बार एक रुको, ऐसा समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये अगर हमारा रे ऑफ लाइट है, हम सिंपल सा कोई रे डायग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल बता रहे हैं आप लोग को। ये एक रे ऑफ लाइट है,
ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका एक शैडो बन रहा है। ध्यान से, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? शैडो। और ये क्या है? रे। तो बाबू इसका ये मतलब नहीं है कि रे सिर्फ और सिर्फ एक है, एक तीर है। ये किसमें होता है? बंडल्स में होता है भैया। कैसे? जैसे दातून देखे हो ना गांव में, दातून कैसे ऐसे बंडल में रैप किया हुआ रहता है, ऐसे नीम के हरसइन के दातून, ऐसा दातून को हम लोग बंडल्स में रखते हैं। इसी तरह रे ऑफ लाइट बंडल्स में है। ये इतने फाइन होते हैं क्योंकि वेव्स हैं। इसका देखो 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना कम उसका वेवलेंथ है। तो ये एक लाइन खींचना है, इसका मतलब इसमें करोड़ों से करोड़ बंडल्स हैं। ये बंडल है, ये एक लाइन नहीं है, एक बंडल ही है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक लाइन को हम लोग एक रे मानते हैं। और ऐसे क्या होता है? बीम ऑफ लाइट है ये। इसको क्या बोलते हैं? बीम। बीम है। हम लोग बंडल, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। यहां पे लिख दे रहे हैं बंडल ऑफ रेज कॉल्ड बीम। बीम बोलाया, बीम ऑफ लाइट। चलिए, ये हो गया constitutes a beam of light. Such bundles is called beam of light. आते हैं सेकेंड पॉइंट, देखिए ध्यान से। लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड नियरली इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहां पे देखिए पीपीटी में थोड़ा सा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। In a vacuum, according to current theories, no material practical can travel at a speed greater than the speed of light. अभी तक के जो भी संशोधन हुए हैं, अभी तक के जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इससे ऊपर कोई भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं है वैक्यूम के अलावा। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन मीडियम थ्रू विच दे पास। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है मीडियम पे जिस दिन से वो पास होते हैं। जैसे कि हमने बताया था एयर, वाटर, ये सब क्या है? मीडियम है। तो एयर में कुछ और होगा, वाटर में कुछ और होगा, केरोसिन में कुछ और होगा, मिल्क में कुछ और होगा। लाइट शोज डिफरेंट बिहेवियर सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सब हम लोग पोलराइजेशन वगैरह हम लोग 12th में पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें रखे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। क्वांटाइजेशन भी होता है लाइट का, ये सब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम ये डायग्राम को आप लोग को समझाना चाहते हैं। देखिए बाबू, ये डायग्राम क्या कहता है? ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है किस चीज का? जो हमने फर्स्ट स्टेंजा में आपको समझाया है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसका प्रूफ है। ये क्या है? आंख, इंसान खड़ा है यहां पे, आंख दिखा रहे हैं, पूरा बॉडी है। और ये क्या है? प्लेन सीट, प्लेन सीट, प्लेन सीट, जिसमें एक होल कर रखा है, यहां पर एक कैंडल है। ठीक, तो इस पर्सन यहां से अगर देख रहा है इस कैंडल को, तो ये तीनों होल क्या है? एकदम एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर एक होल को यहां कर दें, इस होल को यहां कर दें, इस होल को यहां कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग हियर टू कैच दिस कैंडल लाइट। ध्यान से मेरे बात को, अगर इस होल को देखो, जिस तरह से हमने पाथ बनाया है, ये क्या है? ओरिजिनल पाथ, जिसके वजह से यहां पर आंखों में इसके चमक है, किसके? कैंडल के फ्लेम का। अगर हम लोग इस होल को ऊपर नीचे कर दें, चलो इसको अगर सही भी रखते हैं इस तरह से, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस होल को वैसे ही छोड़ते हैं एज इट इज, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्लेम टू रीच एट द व्यूअर्स आईज। ये पॉसिबल नहीं है कि जो व्यक्ति यहां खड़ा होकर के देख रहा है वो इस फ्लेम को देख ले। बस किस केस में देख पाएगा? इफ दीज थ्री होल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर तीनों क्या हो? एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। इससे प्रूफ होता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, उसी चीज को हम लोगों ने यहां पे दिखा दिया। देखिए, लाइट रीचेज आवर आईज, जब ये पाइप क्या हो, ये बच्ची है,
ये देख रही है क्या, कैंडल को, कैंडल के फ्लेम को, किससे, एक पाइप से। तो इनको दिख रहा है, अगर यही पाइप क्या हो गया, मुड़ गया, तो ये देखिए इनके पास लाइट गेट्स ब्लॉक्ड, यहां पे लिखा हुआ है ना, ब्लॉक हो गया, द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड हियर। तो ये एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम और अ वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए बाबू, अब आते हैं बाबू इंटरेक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस अलग था, इंटरेक्शन अलग है। अब लाइट इंटरेक्ट कैसे करता है, तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट में 3 बात हम लोग ध्यान से समझेंगे। होता क्या है लाइट के साथ, एक हम क्या बनाते हैं, प्लेन सरफेस। ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस। एक रे ऑफ लाइट को हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, आगे हम आपको बताएंगे इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अभी अब बात को समझिए, एक रे ऑफ लाइट को हम इसके ऊपर गिरा रहे हैं, टॉर्च मार रहे हैं, समझिए, टॉर्च जला दिए हम, सिंपल सा टॉर्च जला दिए हम ऐसे, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा और कुछ एब्सॉर्ब होगा। तीन भी बात बताएंगे हम, ध्यान से समझना है कंसेप्ट को। कोई भी 10th क्लास का बाबू मैया अगर आपसे पूछ दे तो आप बिलबिला जाइएगा, इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट। पूछ दे भैया दीदी कि अगर एक लाइट के साथ उसके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, एक लाइट की क्या किस्मत होती है, अगर एक लाइट जलती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो एब्जॉर्ब हो सकता है, और तीसरा बात, वो रिफ्रैक्ट हो सकता है। 3 कंडीशंस होते हैं लाइट के साथ, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, देखिए रिफ्लेक्ट होकर उधर चला गया, ये येलो कलर में हमने दिखाया एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो ये इंटरेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट के फेट है, या बोल सकते हैं हम लोग फेट ऑफ लाइट, क्या किस्मत है लाइट का, 3 किस्मत लेकर वो लाइट चलता है, एक रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और रिफ्रैक्ट। ये हमें कंसेप्ट एक बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। अब आते हैं बच्चा रिफ्लेक्शन पे। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, द टर्निंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट देना जरूरी है, देखिए हाँ यहीं पर बता देते हैं आपको। ये क्या है हमारा, मिरर, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसे इस पे इंसिडेंट करता है और रिफ्लेक्ट बैक होता है, हमारा इमेज बनता है। ध्यान से देखेंगे, मिरर क्या है, मिरर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो क्यों नहीं हम लोग का इमेज पानी पीने वाला ग्लास में बनता है। यहां से सवाल बहुत बार आ चुका है, अब तो इधर रिसेंट ईयर में सवाल देखने को नहीं मिलता, बट पहले बहुत सवाल आता था। तो क्यों नहीं इस पानी पीने वाला ग्लास में हम चेहरा देखते हैं, तो हमारा चेहरा इसमें दिखता है, व्हाई नॉट ओनली दिस प्लेन मिरर, इस मिरर में क्यों दिखता है, व्हाट इज द रीजन, बोथ आर द ग्लास, तो व्हाई आवर फेस इज नॉट विजिबल इन लाइक इन अ जस्ट ड्रिंकिंग वाटर ग्लास, वो पानी पीने वाली ग्लास में हम लोग का चेहरा क्यों नहीं दिखता, वजह क्या है, देखिए हम लोग जो ये मिरर यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये ऑप्टिकली प्लेन है या पॉलिश्ड है, ऑप्टिकली प्लेन या पॉलिश्ड है, यानी ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि दिस मिरर हैज ऑप्टिकली प्लेन सरफेस या ऑप्टिकली पॉलिश्ड सरफेस। तो ये भारी भरकम वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है भैया कि ये है क्या, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, ऑप्टिकली पॉलिश्ड सरफेस।
कि जिसके वजह से लाइट, हाँ समझ में तो आ रहा है कि ड्यू टू दिस वजह, ड्यू टू दिस रीजन द फेस ऑफ आर इज विजिबल इन अ मिरर। बट ये है क्या, इसका ये मतलब हुआ कि जो मिरर है उसके पास एबिलिटी है कि लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दे, तभी ना हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिकली प्लेन या ऑप्टिकली पॉलिश्ड सरफेस। तो ऐसा क्या है उस मिरर में, ये ग्लास में नहीं है। एक कंसेप्ट निकल के आता है वहां पे, ध्यान से, कंसेप्ट है मेटल। क्या है बाबू, मेटल। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेटल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो कौन से मेटल है, तो हम लोग देखे होंगे कि शीशा के पीछे क्या होता है, परत का एक पेंटिंग रहता है, किसका, जनरली अल्यूमिनियम एंड सिल्वर, सिल्वर का होता है। सिल्वर क्या है बाबू, 95% गुड रिफ्लेक्टर है। अल्यूमिनियम क्या है, 90% गुड रिफ्लेक्टर है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल और कोटिंग मेटल behind the mirror, it is good, it is good reflector, metal is a good reflector and hence it reflect the light and our images form here। बताएंगे प्लेन मिरर में इमेज कहां बनता है। तो ये रही बात। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं reflection of light। what is reflection of light, the turning back of light in the same medium, ये इंपॉर्टेंट है बात, सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कोई प्लेन सरफेस है, यहां से कोई रे आया, इस पे टकराया, टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चला गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एनी पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस होना जरूरी है या प्लेन सरफेस, एंड बाउंस बैक, सेम मीडियम में वो रे वापस चला जाए, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं।